अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक मजेदार बात और होगी, और वो क्या होगी? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सब चीजें मॉड्यूल में बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, आपको मेनली सुनना है क्योंकि ये स्टोरी जैसा है, कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी तो रटना है, सिर्फ एक बेसिक चीज है जो आपको समझ जानी है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, वो क्या है? सर अगर मेरा पैसा अकाउंट से कट जाए और सिन नंबर जनरेट ही ना हो, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। साइट, वो बैंक की मर्चेंट बैंकिंग साइट पे जाके गोल घूमता रहता है, मैसेज आके कट गया और वो घूमता ही रहता है, प्लीज डोंट रिफ्रेश, और वो घूमता ही रहता है और अल्टीमेटली आके आती एरर। ठीक है, पैसा कट गया, दिल में भी एरर हो जाती है एकदम से, ये पैसा कट गया और मर्चेंट की साइट तक पहुंचे ही नहीं। ऐसा अगर हो गया आपके साथ कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि सिन नंबर जनरेट हुआ ही नहीं, या साइट क्रैश हो गई, तो ऐसा हो सकता है। व्हाट यू कैन डू इज, आप बैंक वालों को फोन लगाओगे? नहीं, बैंक वालों को फोन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट से तो पैसा ऑलरेडी जा चुका है। बैंक वाले बोलेंगे हमारे अकाउंट से तो कट गया सर, वॉलेट में नहीं पहुंचा, क्योंकि वॉलेट में पहुंचने के लिए सिन नंबर जनरेट होना चाहिए, बीच में अटक गया। तो उस अटके हुए पैसे को आपके वॉलेट में लाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड PMT07। कौन सा फॉर्म है? यस, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए और CPI नंबर से सिन नंबर जनरेट ना हो पाए, तो इन दैट केस यू हैव टू फिल ए फॉर्म एंड कम्युनिकेट दैट डिस्क्रिपेंसी टू द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में लाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट फॉर्म इज PMT07। वो PMT07 फॉर्म से आप वो जो पैसा आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाया है वो आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। उसके लिए यू हैव टू फिल ए फॉर्म, दैट फॉर्म इज कॉल्ड PMT07। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब एक आखिरी बात और हमारा कैश लेजर का पॉइंट ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या है बात, सुनना प्लीज सब लोग। चालान भरने के मोड कौन कौन से थे? ऑनलाइन में था इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ऑफलाइन में तो ओवर द काउंटर और NEFT, RTGS। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, ओवर द काउंटर पेमेंट मतलब आप चालान को डाउनलोड करोगे, किसी भी बैंक अकाउंट में जाके कैश जमा कराओगे, किसी भी बैंक में जाके क्या जमा करा दोगे? कैश। नहीं समझे? ओवर द काउंटर पेमेंट करना है मतलब आप किसी बैंक में जाओगे और जाके बोलोगे ये लो मेरा चालान, पैसा लो। सरकार बोलती है 1 मिनट, कैश में पैसा डिपॉजिट करोगे? कैश में? हाँ, 10,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। ये लिमिट पता नहीं क्यों इनकम टैक्स से मैच करती है। इनकम टैक्स में भी कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, बैंक से करना पड़ता है। वैसे ही ओवर द काउंटर पेमेंट भी 10,000 से ज्यादा का अलाउड है ही नहीं। नहीं आ रही बात समझ में? हेलो, 1 मिनट, एक बार देख लोगे तो शायद ज्यादा खुशी मिलेगी। सुन लो, डिपॉजिट का मोड क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर, पहले देख लो क्या क्या मोड ऑफ डिपॉजिट है। या तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में जाएंगे तो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, नो लिमिट, NEFT, RTGS, नो लिमिट। बट अगर आप ओवर द काउंटर जाते हो तो व्हाट इज द लिमिट? 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। एक टैक्स पीरियड के एक चालान का आप कितना पैसा जमा करा सकते हो? बस 10,000। अदरवाइज यू हैव टू गो बाय चेक आउट, मतलब यू हैव टू गो बाय NEFT और RTGS। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं भी है तो यू कैन पे बाय NEFT और RTGS, बट इफ यू वांट टू पे इन कैश द लिमिट, अपर लिमिट इज ओनली एंड ओनली 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। अब एक मजेदार बात, 1 मिनट, एक मजेदार बात। सरकार ने एक आदमी की कॉलर पकड़ ली कि तू हाथ में नहीं आ रहा था, अब आया है तू हाथ में, तेरे से टैक्स लेना है खूब सारा। एक दुकान पे सरकार पहुंची, सरकार का ऑफिसर पहुंचा GST का, और उसने वहां जाके 10 लाख रुपए गल्ले में पाए, 10 लाख रुपीस। मतलब उसका एक दिन का कलेक्शन 10 लाख है और भाई साहब के पास GST नंबर है ही नहीं। अब मजेदार बात है, पूरा काम बैंक अकाउंट ही नहीं है भाई साहब का। हाँ तो क्या हो गया? ऐसे कई लोग हैं जो करोड़पति लेकिन उनका बैंक अकाउंट, पूरा काम कैश में करते हैं। गांव में तो ऐसा होता ही है। अब मजेदार बात है, अगर मान लो कोई आदमी है
जिसके बैंक में पैसा नहीं है और उसके पास कैश है और सरकार को इमीडिएटली चालान भरवाना है। अब बैंक चालान ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया ऑफिसर ने टीआरएन के थ्रू। पहले तो टीआरएन पे जाना पड़ेगा क्योंकि आदमी रजिस्टर्ड, टीआरएन से चालान डाउनलोड कर लिया। चालान डाउनलोड करके साहब उसको बोला डेबिट कार्ड है, नहीं। ऑनलाइन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात तो सुनो, ओवर द काउंटर अगर 10 लाख रुपए जाके जमा करवाने जाएंगे तो बैंक लेगा ही नहीं, ये बोल के कि 10,000 की लिमिट है। मतलब सरकार तो आती हुई लक्ष्मी को नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा सही है गलत है? सरकार ने इसीलिए ये छूट दी है कि अगर कोई टैक्स ड्यूज की रिकवरी है या इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी के दौरान किसी से टैक्स भरवाया जा रहा है तो 10,000 के ओवर द काउंटर कैश पेमेंट की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आप 1 लाख या 10 लाख का पेमेंट भी कैश में बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं अगर ऑफिसर स्क्रूटनी में टैक्स भरवा रहा है या टैक्स ड्यूज की रिकवरी की जा रही है तो। या तो सरकार टैक्स वसूल रही है या कोई स्क्रूटनी और इन्वेस्टिगेशन में सरकार को टैक्स मिल रहा है तो वो कैश में भी डिपॉजिट किया जा सकता है, वहां पे 10,000 की मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। एक केस और है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकारी विभाग को अगर टैक्स जमा कराना है तो कैश में भी करा सकते हैं। सरकारी विभागों को एनईएफटी और आरटीजीएस या ऑनलाइन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी विभाग अपना कलेक्शन अगर टैक्स के फॉर्म में जमा कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टैक्स कैश में भी जमा करा सकते हैं। मतलब ओवर द काउंटर पेमेंट की कितने एक्सेप्शन हो गए? 3। कौन कौन से 3? पहला, ओवर द काउंटर के 3। पहला, टैक्स रिकवरी के 10,000 के ऊपर के एक्सेप्शन 3। कौन कौन से? पहला, टैक्स रिकवरी। दूसरा, टैक्स पेड इन कैश ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी और ऑडिट। और तीसरा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इन 3 केस में सरकार 10,000 से ऊपर का पेमेंट भी कैश में एक्सेप्ट कर लेगी। ओवर द काउंटर पेमेंट कराना अलाउड है, यही नीचे लिखा हुआ है। देखिए ये है केस, लिखो कब 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 3 केस। अगर प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज कर दे तो 3 केस है। पहला कौन सा है? टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। दूसरा है टू कलेक्ट अमाउंट बाय वे ऑफ कैश ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट एक्टिविटी। और तीसरा है ऊपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर पर्सन चाहे तो किसी और को नोटिफाई करना चाहे तो आगे नोटिफाई भी कर सकते हैं। अभी कितने नोटिफाइड है? 3। पहले बताओ क्या ये आपको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। एक मिनट, ये सीपीआई नंबर क्या होता है समझ में आ गया है? सिन नंबर क्या होता है समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। बीआरएन क्या होता है समझ में आ गया है? ईएफपीबी क्या होता है समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। एक मिनट, क्या मैनुअल चालान भरे जा सकते हैं? क्या हाथ से लिख के चालान भर सकते हो? ऑनलाइन जाके जनरेट करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चालान अलग अलग टैक्स के लिए अलग अलग है, एक ही चालान में सारे टैक्स आ जाएंगे? अच्छा, मतलब अलग अलग टैक्स के लिए अलग अलग चालान जनरेट करना है, एक ही चालान में सारे टैक्स भरे जा सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। ई चालान की वैलिडिटी कितने दिन रहेगी? 15 दिन। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर चालान जनरेट करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। एनईएफटी बैंक में जाके सबमिट होगा। जैसे ही चालान जनरेट होगा बताओ कौन सा नंबर आ जाएगा? सिन आ जाएगा। क्या बात है, ये हो गया हमारा पूरा चालान वाला क्लॉज। एक मिनट। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए मैंने बताया था 4 मेजर हेड है और 5 पढ़ा था हमने, 4 मेजर हेड और 5 माइनर हेड। एक मिनट, ये लाइन पढ़ लो बस। इज ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन मेजर हेड पॉसिबल फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज? क्या आप एक हेड से दूसरे हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो? नो। एक हेड से दूसरे हेड में फंड ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में हमने क्रेडिट लेजर के बारे में बात कर ली, लायबिलिटी लेजर के बारे में बात कर ली। अब सुनना ध्यान से, रुको। इस चैप्टर के अंदर, एक मिनट शांति सुनो, 5 मिनट दो, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा कि एक सेक्शन बचा है छोटा सा बस। मेरा 1:27 हुआ है, मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट का समय मांग रहा हूं। मैं 2:05 पे क्लास चालू करूंगा, बस आपको 5 मिनट का ब्रेक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर पहले सुन लो, शांत हो जाओ यार प्लीज, शांत हो जाओ।
खत्म हो रहा है चैप्टर, 2 पेज बचे बस, 2 पेज मतलब 5 मिनट्स का सिर्फ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर आप चुप नहीं होगे तो मैं चालू नहीं कर पाऊंगा और खत्म भी नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ 5 मिनट के लिए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट दिया है, सर ये जो सिस्टम लेके आए ऑनलाइन पेमेंट का, इसके क्या फायदे हैं। मतलब एक मैनेजमेंट का छोटा सा एक क्वेश्चन है कि साहब अगर ऑनलाइन पेमेंट जो ये जो लेजर्स मेंटेन करे, मतलब उसके क्या फायदे हैं। पहला बताओ क्या फायदे। 24/7 पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, चालान कोई और भी भर सकता है, ठीक है। जैसे चालान भरोगे वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं है। तो बस यही तो एडवांटेज लिखे हुए कि कोई क्यूज नहीं, 24 घंटे पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन सारा पेमेंट हो जाएगा, टैक्स कंसल्टेंट भर सकता है, एक ही चालान से सारा टैक्स भरा जाएगा, सरकार को जल्दी टैक्स मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और 8 बजे के बाद भी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो बताओ ये तो समझ में आ गया। ऑनलाइन पेमेंट के फायदे पूछे थे, आ गया समझ में। अब हमारे पास एक लास्ट सेक्शन बचा है और छोटा सेक्शन है, बस सेक्शन 50। क्या है, बहुत काम का सेक्शन है, प्लीज सुनना, बहुत काम का सेक्शन है, और ये है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। 1 मिनट, अगर आप टैक्स टाइम पे नहीं भरते हो तो आपके ऊपर क्या क्या ब्याज अट्रैक्ट हो सकता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, यहां पे 2 केसेस हैं, लेट पेमेंट ऑफ टैक्स और दूसरा है एक्सेस और रॉन्ग क्लेम ऑफ आईटीसी, और आई कैन से आपने आउटपुट लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। मैं आपको 2 केसेस बताता हूं। एक है मैंने टैक्स पूरा भरा लेकिन लेट भरा, और एक है मैंने जानबूझ के या तो क्रेडिट ज्यादा ले ली या टैक्स कम भरा। नहीं समझ में आ रहा है। एक है मैंने चोरी नहीं करी, बस टैक्स लेट भरा। एक है मैंने जानबूझ के टैक्स कम भरा, मैंने बिल ही गायब कर दिए, बिल ही नहीं बनाया और बिल गायब कर दिए, आउटपुट लाइबिलिटी कम भरी, या मैंने आईटीसी जितनी क्लेम करनी थी उससे ज्यादा क्लेम कर ली जानबूझ के, इंटेंशनली। अगर मैं एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी कर लेता हूं या अनजस्ट रिडक्शन ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी कर देता हूं तो ब्याज का रेट 24% पर एनम रहेगा, और अगर मैं टैक्स भरूं लेकिन लेट भरूं तो ब्याज का रेट 18% पर एनम रहेगा। नहीं समझे। अगर आपने रिटर्न 2 महीने लेट भरा तो जो 2 महीने का टैक्स आपको लेट भराया है उसके ऊपर ब्याज का रेट 18। अगर आपके ऊपर सरकार ने डिमांड निकाल दी कि तुम आईटीसी गलत क्लेम करके बैठे हो वापस करो, या तुमने टैक्स ज्यादा भरा है वापस करो, तो अब मैं जब डिमांड भरूंगा तो साथ में जब ब्याज भरूंगा 18 नहीं भरूंगा, 24 भरना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में। सरकार ने बोला है इफ यू आर पेइंग बट पेइंग लेट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18, but if you are not paying tax and you are reducing your output liability intentionally then the rate of tax is 24%। एक मिनट, इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकता हूं, सुनना सब लोग। अगर मैंने आईटीसी क्लेम कर ली और 180 दिनों में पेमेंट नहीं किया तो जो ब्याज का रिवर्सल होगा 18 से ही होगा। जो आईटीसी रिवर्स होगी और जो ब्याज भरेंगे 18 से भरेंगे, क्योंकि मैंने जानबूझ के गलत आईटीसी नहीं ली थी, आईटीसी सही ली थी, वो तो पेमेंट में टाइम पे नहीं कर पाया इसलिए आईटीसी वापस करनी पड़ रही है। तो मेरे को ब्याज कितना लगेगा 18, क्योंकि मेरा इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, वो तो मैंने पेमेंट नहीं किया तो मैं रिवर्स कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने 17 सबसेक्शन 5 के अंदर कोई क्रेडिट ब्लॉक्ड है जिसका आईटीसी मुझे लेना ही नहीं था और उसके आईटीसी मैंने क्लेम कर दी, तो अब जब सरकार बाद में आपके इनवॉइसेस चेक करेगी और आपको बोलेगी आपने इसका बिल का आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, इसका आईटीसी आपको क्लेम करना अलाउड, तो अब जो ब्याज लगेगा वो 18 नहीं लगेगा, अब जो ब्याज लगेगा वो 24। मतलब ये समझ लो कि आपने सेल्फ असेस कर दिया ना तो 18 भरो, और सरकार अगर डिमांड निकाल के भरवाएगी तो फिर 24 भराएगी, क्योंकि वहां पे आपका इंटेंशन गलत था। एक है कि आप लेट भर रहे हो वापस भर रहे हो लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था। एक है कि साहब आपने जानबूझ के पहले आईटीसी गलत क्लेम करी, डिपार्टमेंट ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, ऑडिट किया और पकड़ में आया कि आपने 1 लाख की आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रही है, वापस ले रही है। अब जो आईटीसी आप रिवर्स करवाओगे वो 18 के ब्याज के साथ या 24 के ब्याज के साथ, 24 के ब्याज के साथ। मैंने 3 महीने लेट टैक्स भरा, टैक्स जो है लेट भरा 18, मैं टैक्स नहीं भरा, सरकार ने नोटिस भेजा, अब टैक्स भर रहा हूं तो 24।
दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक में मैं खुद भर रहा हूं लेकिन लेट भर रहा हूं तो 18, एक में सरकार डिमांड निकाल रही है और मेरे से भरवा रही है तो 24%। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? मतलब सरकार साफ साफ देख रही है मेंस रिया। मेंस रिया ये टेक्निकल वर्ड पहले कभी नहीं सुना। मेंस रिया एक बहुत ही फेमस वर्ड है जो इस मेंस रिया, इट्स ए लैटिन वर्ड, REA, नॉट RIA। रिया इज RIY, मैं बात कर रहा हूं REA, ठीक है। मेंस रिया का मतलब है, प्लीज सुन लो, खत्म हो गई बात। मेंस रिया का मतलब है कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड, कपटी दिमाग। कपटी दिमाग को क्या बोला जाता है? मेंस रिया। तो अगर आपका दिमाग कपटी है तो ब्याज रेट कितनी हो जाएगी? 24। और अगर मेंस रिया नहीं है तो ब्याज रेट कितनी हो जाएगी? 18। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और बाकी डिस्कशन जो भी अगर छोटा मोटा बचेगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। और मेरी बात सुनो, अभी हम वापस 2 बजे मिल रहे हैं नए चैप्टर के साथ और उसमें दोनों क्लास मर्ज हो रही है, रिटर्न्स चैप्टर चालू करेंगे हम, ठीक है? तो कल अभी 2